एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB PRT 2025-26 में जो अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई थी, उनके एग्जाम्स की डेट आ गई है। 17 फरवरी से आई थिंक 7 अप्रैल तक आपके पेपर्स चलेंगे। अलग अलग शिफ्ट में जैसे भी होंगे वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टीचिंग मेथोडोलॉजी जो कि 100 नंबर की पूछी जाएगी, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा पार्ट बी 100 नंबर का, उसकी तैयारी में यहाँ पर आप लोगों को करवा रही हूँ। जो थ्योरेटिकल टॉपिक थे, जो कंटेंट था, वो ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। DSSB PRT की प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम अभी आप सिर्फ PYQs करवा दीजिए, तो PYQs मैं आप लोगों को इस सीरीज में करवा रही हूँ। ठीक है, तो PYQs से रिलेटेड ये पहला लेक्चर रहेगा। थ्योरी की जितनी भी क्लासेस थी, आई थिंक 100-150 क्लासेस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। DSSB PRT की प्लेलिस्ट आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर रहेंगे ये भी उसी में मिलेंगे। ये PYQs से रिलेटेड लेक्चर हैं। ठीक है, PYQs यहाँ पर हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बेहतर हो जाए। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने साथ साथ दिया है ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 नवंबर 2018 शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे और उसकी स्टार्टिंग की 35 क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। एक एक पेपर 3-3 पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, एक में 35 और दूसरे लास्ट वाले में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट सपोर्ट्स द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन लर्निंग, यानी कि कौन सा कथन सीखने में रचनावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। तो जो लर्निंग की थ्योरीज थी उसमें 3 अप्रोचेज मैंने आप लोगों को बताए थे। कौन कौन से? बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। बहुत ही पॉपुलर वीडियो है मेरे चैनल की, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें करवा रखी है। उस वीडियो को समझ लेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो साथ साथ मैं आप लोगों को वीडियोज भी सजेस्ट करती हुई चलूंगी ताकि आप लोग वहां पर जाकर देख लें। स्टूडेंट्स कैन नॉट फोकस ऑन द इंटर रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि छात्र अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट कनेक्ट न्यू आइडियाज फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, यानी कि छात्र पिछले ज्ञान से नए विचारों को नहीं जोड़ सकते हैं। नॉलेज इज पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त होता है। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि छात्र ज्ञान जो है छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी है। मैंने इस एक्सप्लेनेशन में क्या डाल रखा है कि पहले क्वेश्चन में क्या डिस्क्राइब किया गया है और चारों के चारों ऑप्शन किस चीज को डिस्क्राइब करते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझा रही हूँ, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात हो रही है लर्निंग में। तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में? क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नॉलेज इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पर्सनैलिटी इज द फंक्शन ऑफ, व्यक्तित्व किसका कार्य है? यानी कि सिर्फ हेरिडिटी का, फैमिली और कल्चर का, इन्वायरमेंट का, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है? तो देखिए पर्सनैलिटी में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का होता है, यानी कि बायोलॉजिकल पोटेंशियल और एक्सटर्नल वर्क दोनों मिलकर, दोनों के इंटरेक्शन से हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज, देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। कौन सी है? सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, मल्टी फैक्टर और 3 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो कौन सी है? सिंगल फैक्टर 1 फैक्टर थ्योरी। अब 2 फैक्टर थ्योरी की बात स्पेयरमैन करते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 3 फैक्टर थ्योरी तो कोई है नहीं। 3 मतलब ये डायमेंशनल मॉडल है, वो 3 फैक्टर थ्योरी हम उसको नहीं कहेंगे, वो 3 डायमेंशनल मॉडल है जो कि गिलफर्ड के द्वारा दिया गया है। 3 फैक्टर थ्योरी तो कोई है नहीं। ठीक है, तो आपका सिंगल फैक्टर थ्योरी होगा कि पहला बुद्धि का पहला सिद्धांत सिंगल, जिसमें एक फैक्टर की बात की गई है। डैश हेल्प्स अ टीचर टू बिकम कन्वर्सेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी, यानी कि एक शिक्षक को उद्देश्यों, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन रणनीतियों से परिचित होने में मदद करता है। कौन सी चीज मदद करती है? साइकोलॉजिकल एनालिसिस, यानी कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस, मानव शास्त्रीय विश्लेषण, या पेडागोजिकल एनालिसिस, शैक्षणिक विश्लेषण। तो देखिए शिक्षा से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है। तो किसमें करते हैं ये सारी चीजें, मतलब कौन करता है इन सब चीजों को एनालिसिस? पेडागोजिकल एनालिसिस के अंतर्गत आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, एक शिक्षक को उद्देश्यों, कक्षा प्रबंधन और मूल्यांकन रणनीतियों से परिचित होने में क्या चीज मदद करती है? पेडागोजिकल एनालिसिस, शैक्षणिक विश्लेषण। ठीक है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी समाज से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड है? मानव विश्लेषण, मानव शास्त्रीय विश्लेषण हो रहा है, यानी ठीक है, तो आपका
आंसर क्या रहेगा, पेडागोजिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक का मतलब आप खुद से मोटिवेट है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, जो बाहर से कोई व्यक्ति या कोई चीज आपको मोटिवेट कर रही है। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से बेहतर कैसे है, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न ड्यू टू फियर, तो फियर के कारण तो बच्चे नहीं सीखते, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में तो व्यक्ति अपने आप मोटिवेट होता है, ठीक है। प्रमोट्स पीयर लर्निंग, यानी कि सहकर्मी सीखने को बढ़ावा देता है। इट एक्सिलरेट सेल्फ लर्निंग, यह स्व शिक्षा को गति देता है, यानी कि व्यक्ति अपने आप मतलब अंदर से उसको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, अपने आप मोटिवेट है, ठीक है। इंक्रीज स्टूडेंट डिसिप्लिन, छात्र अनुशासन बढ़ाता है। तो क्या होगा भाई, ये खुद स्व शिक्षा को गति देता है। इट एक्सिलरेट सेल्फ लर्निंग के लिए इंकरेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द पीरियड ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी गिवन बाय एरिक एरिक्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है कौन सी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। आई थिंक थ्योरी का नाम मैं अगली स्लाइड में मैंने इंक्लूड कर दिया है, उसकी स्टेजेस भी। तो एरिक एरिक्सन के द्वारा जो 8 स्टेजेस बताई गई हैं, ठीक है, डेवलपमेंट की थ्योरी है, तो उनमें से एक स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता की अवधि किससे प्रभावित होती है। ये जो स्टेज है किससे प्रभावित होती है, सोसाइटी से, घर के वातावरण से, स्कूल के वातावरण से, या गार्जियन से। तो किससे होती है, स्कूल के वातावरण से होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने दोस्तों के साथ मतलब अपनी क्या करता है, इसमें बताया क्या गया है, सी आइडेंटिफाइज द फॉर्मल लर्निंग सेटिंग वेयर चिल्ड्रन कंपेयर देयर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स विद देयर पीयर्स, यानी कि वहां पर बच्चा अपने दोस्तों के साथ अपनी जो भी स्किल्स और अचीवमेंट है उसको कंपेयर करता है, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री का मतलब मेहनत भी कर सकता है या उसमें इंफीरियोरिटी की भावना भी आ जाती है। तो ये जो 8 स्टेजेस हैं ये मैंने इंक्लूड कर दी है, कौन सी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक एरिक्सन के द्वारा। डिटेल में मैंने करवा रखी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा, DSSB-PRT की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। तो 8 की 8 स्टेजेस, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। डिटेल में मैंने करवा रखी है, वहां पर जाके देख लीजिएगा। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए डाल दी है। कौन कौन सी हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस ग्लिट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी कि ये चीज ये बच्चे में स्कूल में डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, अपने दोस्तों के साथ जब वो संपर्क में आता है कि भाई वो परिश्रम की तरफ भी बढ़ सकता है, मेहनत भी कर सकता है, या किसी कारण से उसमें हिंसा की भावना भी आ सकती है, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जर्नेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। तो ये 8 की 8 स्टेजेस हैं, यानी कि पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट की जन्म से लेके जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती, तो उस टाइम पीरियड को इन्होंने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन अ चाइल्ड वॉचेस अ नेचर डॉक्यूमेंट्री द चाइल्ड में डिस्कवर न्यू एनिमल्स एंड एड्स देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी, दिस इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई बच्चा प्रकृति वृत्त चित्र देखता है, ठीक है, न्यू एनिमल्स को देखता है, तो बच्चा नए जानवरों की खोज कर सकता है और उन्हें अपनी यादाश्त में जानवरों के मौजूदा समूह में जोड़ सकता है। इसे क्या कहा जाता है, स्कीमा, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम। तो देखिए ऑलरेडी यानी कि किसी भी बच्चे के दिमाग में एनिमल से रिलेटेड मेमोरीज हैं, तो जो भी वो न्यू एनिमल देख रहा है उनको अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करता है। जो भी एनिमल से रिलेटेड मेमोरीज है उसी में वो पहले से ही जो स्कीमा बना हुआ है उसी में वो ऐड ऑन कर रहा है। तो इस चीज को क्या कहा गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन, ठीक है। समाहित कर लेना किसी चीज को, पहले से ही जो स्कीमा है उसी में ऐड कर लेना, वो एसिमिलेशन होता है। अगर स्कीमा को मॉडिफाई किया जाता है, स्कीमा चेंज किया जाता है, तो वो अकोमोडेशन होता है, ठीक है। तो ये प्याजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें ये की कॉन्सेप्ट्स हैं, स्कीमा, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन, ठीक है। और ये अकोमोडेशन और एसिमिलेशन एडेप्टेशन के ही 2 पार्ट है। सारी चीजें मैंने डिटेल में करवा रखी हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न, ही कॉल्ड दिस एज द, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार बच्चे को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे क्या कहा है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो देखिए उन्होंने उनके 3 मेन लॉ है, कौन कौन से, लॉ ऑफ इफेक्ट, एक्सरसाइज और रेडीनेस, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भाई बच्चे को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस चीज को उन्होंने कहा है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि जब तक बच्चा खुद रेडी ना हो उसको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। तो ठीक है, कौन सा लॉ है ये, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये 3 मेन लॉ है, इसके अलावा सेकेंडरी लॉज भी है। ये 3 प्राइमरी लॉज है, इसके अलावा
कुछ सेकेंडरी लॉज भी हैं। ये लर्निंग की जो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें सारी लर्निंग की थ्योरीज, लर्निंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो जरूर देख लेना, क्योंकि लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अब थॉर्नडाइक के जो 3 प्राइमरी लॉज हैं वो क्या क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि भाई लर्निंग कैसे होगी? व्हेन द लर्नर इज मेंटली एंड फिजिकली रेडी। भाई जब वो खुद तैयार होगा लर्नर, तभी वो बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएगा। ठीक है। इफ लर्निंग इज फोर्स्ड विदाउट रेडीनेस इट कॉज फ्रस्ट्रेशन। अगर आप जबरदस्ती उसके साथ करेंगे तो उसके कारण उसको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। दूसरा लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिस और रेपिटेशन के द्वारा लर्निंग को स्ट्रेंथन करना। मोर प्रैक्टिस स्ट्रॉन्गर लर्निंग। ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिस वीकनिंग ऑफ लर्निंग, वीक होती है लर्निंग। ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें बेहतर होती जाएंगी। ये लॉ इनका ये कहता है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस की बात की गई है। ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन आर स्ट्रेंथन व्हाइल दोज फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट आर वीकन। यानी कि क्या प्रभाव पड़ रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सेज है वो उनसे आप सेटिस्फाइड हैं तो वो चीज आपको स्ट्रेंथन करेगी आपकी लर्निंग को। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, डिस्कम्फर्ट है, तो वो चीज वीक भी करेगी। ठीक है। तो ये ईएल थॉर्नडाइक के 3 मेन लॉ हैं, 3 प्राइमरी लॉ है। बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि सेकेंडरी लॉ से भी पूछा जाता है। तो ये ऑलरेडी मेरे चैनल पर लर्निंग की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इफ अ चाइल्ड फ्रॉम नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंज टू द इंग्लिश मीडियम, ही और सी एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन लर्निंग, दिस इज कॉल्ड। यानी कि यदि शिक्षा के गैर अंग्रेजी माध्यम का बच्चा अंग्रेजी माध्यम में बदल जाता है तो उसे सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज नॉट ट्रांसफर्ड। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टॉपिक से आपका लिया गया है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर आप एक चीज दूसरी चीज में हेल्प करती है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, एक चीज दूसरी चीज में बाधा बन जाती है तो वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा। अगर दोनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करती तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बाधा पैदा हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है कि भाई नॉन इंग्लिश मीडियम से था, हो सकता है हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम था, लेकिन इंग्लिश में जैसे ही आता है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है। ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो टॉपिक है और इसके टाइप्स और इसकी थ्योरीज ये डिटेल में अवेलेबल है। अगर कोई देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तभी क्लियर होंगे जब आप डिटेल में चीजें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ एजुकेशन डिसिप्लिन इज, यानी कि शिक्षा के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में, यानी कि किस तरह का अप्रोच है? टीचर सेंटर्ड। एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, तो स्टूडेंट का अहम रोल होता है। ठीक है। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है। एजुकेशन में तो उसमें डिसिप्लिन किस तरह का होगा? भाई टीचर का अहम रोल है तो शेयर्ड होगा, इम्पोज्ड होगा, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, पार्टिसिपेटरी होगा। तो किस तरह का डिसिप्लिन होगा? इम्पोज्ड होगा, क्योंकि टीचर का रोल ऑथोरिटेटिव का होता है। ठीक है। वो चीजें बच्चों पे थोप भी सकती है कि आप टीचर ने जो बोला बच्चों को वही करना है। तो किस तरह का होगा? इम्पोज्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द अप्रोक्सीमेट एज फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज इज, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अनुमानित आयु क्या है? 7 से 12, 2 से 7, 12 से 14, 0 से 2। तो कौन सी होती है? किसकी बात हो रही है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज कितनी होती है? 0 to 2। दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। 0 to 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर वाली होती है फॉर्मल स्टेज। तो कौन सी है? 2 से 7 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस दी गई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सारी मतलब डिटेल में चीजें नहीं करवाऊंगी क्योंकि डिटेल में तो पॉसिबल ही नहीं है। डिटेल में ऑलरेडी चैनल पर थ्योरीज अवेलेबल हैं, जितनी भी डेवलपमेंट की थ्योरीज है वो सारी की सारी। तो पियाजे को तो आप गांठ बांध लीजिए कि पियाजे से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इवन देन ग्रोथ और डेवलपमेंट की जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, कभी डोमेन से रिलेटेड है, कभी किसी से स्टेजेस से रिलेटेड है, कभी एडोलसेंस से रिलेटेड आ जाता है। तो 6-7 क्वेश्चंस आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के टॉपिक से मिल जाएंगे और मेरे चैनल पर 27 वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप लोग देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक एक टॉपिक मैंने डिटेल में करवा रहा। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि मैडम हर क्वेश्चन के साथ वीडियो को सजेस्ट कर देती, इसलिए करती हूँ ताकि और बेहतर तरीके से चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाए। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना हो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू अ टास्क इंडिपेंडेंटली बट कंप्लीट्स इट विद द असिस्टेंस ऑफ एन एडल्ट, दिस इज कॉल्ड, यानी कि देखा गया है कि एक बच्चा स्वतंत्र रूप से
कार्य करने में सक्षम नहीं है, इंडिपेंडेंटली टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर कोई वैश्विक व्यक्ति उसकी सहायता करता है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि ये कहाँ से लिया गया है? वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वहां से एक क्वेश्चन लिया गया है कि भाई जैसे ये वाली चीज है, यहाँ पर बच्चा है, ठीक है, ये चीज तो वो है कि वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, लेकिन यहाँ तक उसको पहुंचने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, यहाँ तक इस तक पहुंचने के लिए उसको हेल्प चाहिए, तो हेल्प मिल जाएगी तो वो इस चीज को पार कर जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया जो है, ये जो गैप है, इसको क्या कहा गया है? जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत डिटेल में मैंने करवा रखा है थ्योरी में, थ्योरी देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, जोन ऑफ एडल्ट इन्वॉल्वमेंट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये तो पजल करने के लिए ऑप्शंस डाल रखे हैं, क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं ताकि साथ साथ चीजें रिवाइज होती हुई चले। बाकी थ्योरी तो आपको देखनी ही पड़ेगी, तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहां पर चीजें मैंने डिटेल में करवा रखी हैं। तो एक तो उन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल टूल, प्राइवेट स्पीच, लैंग्वेज की बात उन्होंने की है, ठीक है। लैंग्वेज और थॉट की बात जब करते हैं तो ये क्या कहते हैं? लैंग्वेज पहले आती है, प्याजे क्या कहते हैं? थॉट पहले इमर्ज होता है, ठीक है। तो ये बात भी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो लैंग्वेज की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। वो कहते हैं थॉट से पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, लेकिन प्याजे इसका उल्टा बोलते हैं, वो कहते हैं थॉट पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में आती है, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो व्यक्ति हेल्प करेगा उसको मोर नॉलेजेबल कहा गया है, जो कि दूसरे की हेल्प करेगा, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, जो कि टेम्परेरी हेल्प बच्चे को दी जाएगी, उसको स्कैफोल्डिंग कहा गया है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि भाई एक ये एरिया है, यहाँ तक तो बच्चा, ये बच्चा है, यहाँ तक इंडिपेंडेंटली वो पहुंच पा रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा जो एरिया है, यहाँ तक तो पहुंच गया इंडिपेंडेंटली, यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको किसी की हेल्प चाहिए। तो इस एरिया को क्या कहा गया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद गाइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, फॉर लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? पनिशमेंट, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, प्रेज, ठीक है। तो पनिशमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, रिवॉर्ड की भी हम बात करते हैं, प्रेज की भी बात करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट में आपका मोटिवेशन आ जाएगा कि बच्चा अगर मोटिवेट होगा तो वो बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएगा, ठीक है। ये रिवॉर्ड और प्रेज मतलब थोड़ी टाइम के लिए ठीक है, लेकिन मोटिवेशन इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सहकारी शिक्षा में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? छात्र समूह में काम करते हैं, छात्र व्यावसायिकों के साथ काम करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क विद प्रोफेशनल्स, छात्र समुदाय के साथ काम करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क विद द कम्युनिटी, छात्र व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली। तो देखिए कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो कोऑपरेशन का मतलब स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप, काम किसमें करते हैं? समूह में काम करते हैं, उसको हम कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चीजों को सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट लर्निंग कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न, यानी कि कौन सा नियम कहता है कि सीखना तभी हो सकता है जब छात्र सीखने के लिए तैयार हो? तो ये थॉर्नडाइक के जो 3 लॉज मैंने अभी बताए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो कौन सा होगा? लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि बच्चा जब तैयार होगा तभी वो चीजों को बेहतर तरीके से सीख सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्याजे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स इन, यानी कि प्याजे के अनुसार समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है कौन सी स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो किसमें होती है, ठीक है, किसकी बात हो रही? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि बच्चा खुद अपनी लॉजिक लगाना सीख जाता है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का डेवलपमेंट बच्चों में हो जाता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ये कौन सी जो लास्ट वाली स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वहां उसमें ये सारी चीजें बच्चा करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। रीइंफोर्समेंट टू द स्टूडेंट शुड बी गिवन, यानी कि छात्रों को रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत में, इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर्स, अन्य शिक्षकों के सामने, आफ्टर द डिजायरेबल बिहेवियर इज एग्जिबिटेड, यानी कि वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित होने के बाद, इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की सभा में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बच्चा जब कोई अच्छा काम करेगा, डिजायरेबल बिहेवियर जब वो दिखाता है, तब उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कवरी मेथड एंड एक्टिविटी मेथड्स डेवलप, यानी कि खोज पद्धति और गतिविधि पद्धति जैसी शिक्षण विधियां विकसित करती हैं, क्या विकसित करती हैं, ठीक है, किस तरह की थिंकिंग को डेवलप करती है? इंटेलिजेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो किस तरह की थिंकिंग को डेवलप करती हैं? यानी कि ये जो मेथड्स है, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी मेथड, डाइवर्जेंट थिंकिंग
का डेवलपमेंट बच्चे में होता है कि भाई बच्चा कुछ चीज को डिस्कवर कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, सोच रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में सोचना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, यानी कि बच्चा सिर्फ एक करेक्ट आंसर पर फोकस करता है, बिल्कुल करेक्ट, लॉजिकल और बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ये चीज भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, डाइवर्ज होकर चीजों को सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। An infant starts crying when her grandmother tries to take her from her mother's lap. The child cries because of, यानी कि एक शिशु तब रोना शुरू कर देता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेने की कोशिश करती है। तो बच्चा किस कारण से रोता है? इमोशनल एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी, स्ट्रेंजर एंजाइटी या अटैचमेंट। तो किस कारण से बच्चा रोता है? सेपरेशन एंजाइटी, उसको लग रहा है कि उसकी मदर से उसको दूर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कभी भी आप किसी बच्चे को उसकी माँ से लेने की कोशिश करेंगे, वो अपनी मम्मा को ही चिपट जाता है, ठीक है, उसको डर रहता है कि कहीं मेरे को मेरी मदर से अलग ना कर दिया जाए, तो ये सेपरेशन एंजाइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट वाज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी कि नैतिक निर्णय का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? कोहलर, थॉर्नडाइक, लॉरेंस, कोहलबर्ग या स्कीनर। तो हम सभी जानते हैं किसके द्वारा दी गई है, ये कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, ठीक है। कोहलर की अगर हम बात करें तो उनकी इनसाइट थ्योरी है लर्निंग की, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी जिसको हम कनेक्शनिज्म के नाम से भी जानते हैं, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें उन्होंने 3 लेवल बताए हैं और हर लेवल में 2-2 स्टेजेज है। और ये जो स्टेजेस हैं मतलब लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरह। जो पहली स्टेज है, पहले लेवल में जो पहली स्टेज है सबसे लोअर ऑर्डर की स्टेज है, वो जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है वो 6 नंबर की स्टेज है। तो 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो हर एक में 2-2 स्टेजेस हैं। अब ये जो पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, इसमें जो मोरल रीजनिंग है यानी कि जो तर्क है वो किस पर? कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होता है। ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन पहली स्टेज है, यानी कि राइट एक्शन इज व्हाट अवॉइड्स पनिशमेंट, अगर आप सही करेंगे तो आप पनिशमेंट से बच जाएंगे। दूसरी स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, यानी कि राइट एक्शन इज व्हाट सर्व्स वंस ओन नीड्स और रिवॉर्ड, ठीक है। अब दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल में जो मोरल रीजनिंग है वो सोशल रूल्स पर बेस्ड होती है। इसमें 2 स्टेजेस है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि बिहेवियर इज जज्ड बाय सोशल अप्रूवल एंड रिलेशनशिप। चौथी स्टेज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि राइट एक्शन मींस आप ओबे कर रहे हो लॉज रूल्स और अथॉरिटी को। इसके बाद तीसरा लेवल है जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। जो मोरल रीजनिंग है वो आपके खुद के प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें 2 स्टेजेस है, कौन कौन सी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि लॉज आर इंपॉर्टेंट, भाई लॉज इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आपको सोसाइटी का वेलफेयर देखना है, आपको लग रहा है कि वो गलत है तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, वो चेंज भी किए जा सकते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि मोरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन इंटरनल एथिकल प्रिंसिपल्स लाइक जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, भाई ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के लिए, जस्टिस के लिए जो चीज सही है उन चीजों की बात की गई है। जो भी डिसीजंस होंगे वो आपकी इंटरनल थिंकिंग पर, इंटरनल एथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होंगे, न कि समाज के द्वारा जो चीज थोपी गई है उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कोहलबर्ग की थ्योरी में 3 लेवल है और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस है, तो 6 स्टेजेस इसमें दी गई है, आपको ध्यान में रखना है। ये स्टेजेस के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों के सबसे अधिकार विहीन और बहिष्कृत समूह में से है, नियमित रूप से उन्हें गुणवत्ता शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है। डैश आर अमंग द मोस्ट disenfranchised and excluded groups of children. Regularly, they have been denied the right to equality education. WHO and World Bank 2011. यानी कि क्या कहा गया है कि कौन से बच्चों की बात की गई है जिनको सबसे अधिकार विहीन और बहिष्कृत समूह में से माना जाता है? ट्राइबल चिल्ड्रन, यानी कि जनजातीय बच्चे, लड़कियां, निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे या विकलांग बच्चे। तो किनको सबसे ज्यादा माना गया है अधिकार विहीन और बहिष्कृत समूह में शामिल किया जाता है? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि आपको निम्नलिखित अभी विकल्प मैं आपको दूंगी, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। क्या पूछा गया है? द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन सोसाइटी, यानी कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स समकालीन भारतीय समाज के लक्ष्य और उद्देश्य हैं, ठीक है। तो कौन कौन से दे रखे हैं? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, भाई उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्या है?
सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण। तीसरा क्या है, एक्सिलरेशन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाना। डेवलपिंग सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये चारों के चारों ही कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन सोसाइटी की एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस आप चेक कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाल दी है, तो आपके चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, तो किसी में नहीं दे रखा वो भी आप देख लीजिएगा, ए बी सी डी चारों ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, पाठ्यक्रम में क्या समाविष्ट है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द करिकुलम। पहला ऑप्शन है टीचिंग एक्टिविटीज, मटेरियल्स, कंटेंट, कंटेंट, मेथड्स, एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, कंटेंट, मटेरियल्स, एक्टिविटीज, टीचर, टीचिंग मेथड्स, मटेरियल और स्टूडेंट। तो देखिए टीचर और स्टूडेंट पाठ्यक्रम में इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड होता है, रिसोर्सेज हो गया, एक्टिविटीज हो गया, मेथड हो गया। तो पहला भी ठीक है, लेकिन इसमें अगर दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो वो ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज की भी बात की गई, वो भी करिकुलम में आ जाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट, मेथड, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज, आपका ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों मतलब दो तीन ऑप्शन होते, ए और बी दोनों होते तो ए और बी दोनों को भी आप इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें रिसोर्सेज नहीं है, तो रिसोर्सेज भी करिकुलम में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, डैश हैज इंडोर्स द प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड एज, यानी कि किसने प्रावधानों का समर्थन किया है जिन्हें इस रूप में निर्धारित किया गया। कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, पहला क्या है, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, महिला और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल मेजर्स विल बी टेकन टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइज एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, इराडिकेट इलिटरेसी, यानी कि निरक्षरता का उन्मूलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चार प्रावधान किस में बात की गई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन 2001, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राइट टू एजुकेशन, द वीमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी। तो देखिए इन सारे प्रावधानों की, ये जो चार प्रावधान दिए गए हैं ए बी सी डी, इनकी डायरेक्टली बात किसमें की गई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन 2001। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता तो उसके बाद आप नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के साथ जाते, जहां पर ओवरऑल बात की गई है इक्वलिटी की। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका लिंक, इन प्रावधानों का लिंक किससे है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जिसमें सारे प्रावधान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पॉन्स अबाउट आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि परिणामों और उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स शुड बी अचीवेबल, यानी कि दोनों अचीवेबल होने चाहिए, जिनको प्राप्त किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स शुड बी मेजरेबल, यानी कि जिनको मापा जा सके, ऐसे होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड आउटकम्स शुड बी अचीवेबल, यानी कि उद्देश्य मापने योग्य होने चाहिए और परिणाम प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। यानी कि क्या कहा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स उनको मेजर किया जा सके और आउटकम को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, आउटकम शुड बी मेजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीवेबल, परिणाम मापने योग्य होने चाहिए और उद्देश्य प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आउटकम जो है उनको मेजर किया जा सके। आउटकम का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स थे कि भाई वो कैसे होने चाहिए, वो अचीव हो सके, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाने चाहिए। और आउटकम कैसा होना चाहिए, जिसको मेजर किया जा सके। अब ये ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम क्या होता है, इनको समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, स्टेट दैट इंटेंडेड गोल्स ऑफ टीचिंग दे शुड बी रियलिस्टिक एंड अचीवेबल कंसीडरिंग लर्नर्स टाइम रिसोर्सेज, मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी आप सेट करेंगे, उद्देश्य जो भी बनाएंगे, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए। आउटकम क्या डिस्क्राइब करता है, व्हेन what learners will actually demonstrate after learning, यानी कि जो भी लर्निंग हुई है उसके बाद मतलब वो क्या प्रदर्शित करता है, उसका आउटकम क्या निकला है। ठीक है, तो वो मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक अचीवेबल होने चाहिए और जो आउटकम है वो मेजरेबल ऑब्जर्वेबल होना चाहिए। ठीक है, आई होप की चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका के लिए प्रभावी शिक्षण शिक्षा के लिए क्या होगी, यानी कि व्हाट विल बी योर रोल एज अ टीचर फॉर इफेक्टिव टीचिंग एजुकेशन, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग एजुकेशन के लिए शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। छात्रों को अनुशासित करना, डिसिप्लिनिंग स्टूडेंट्स, कक्षा को व्यवस्थित करना, व्यवहारिक शिक्षण का उपयोग करना, यूजिंग प्रैक्टिकल टीचिंग, पाठ योजना तैयार करना। तो क्या होगा, शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी ताकि जो टीचिंग है वो इफेक्टिव रहे। ठीक है, तो आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, यूजिंग प्रैक्टिकल टीचिंग। ठीक है, यानी कि टीचिंग को रियलिस्टिक बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, ताकि लर्निंग चीजें बेहतर तरीके से बच्चे सीख सके। डिसिप्लिन करना, ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज क्लासरूम, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल टीचिंग होनी चाहिए कि आप जो भी समझा रहे हो वो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस के साथ बच्चों को करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डैश की प्रणाली जैसे राजनीतिक स्थिति, वर्ग, जातीयता, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, आयु और अधिक लिंग भूमिकाओं को संशोधित करती है, यानी कि द सिस्टम ऑफ डैश लाइक पॉलिटिकल स्टेटस, क्लास, एथिनिसिटी, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी, एज एंड मोर मॉडिफाइज जेंडर रोल्स। तो उसको क्या कहा गया है, सोशल डिवीजन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल चेंज या सोशल मोबिलिटी। तो देखिए ये किसकी बात हो रही है, ये इनकी जो फैक्टर लिस्टेड किए गए हैं क्वेश्चन में, पॉलिटिकल स्टेटस, क्लास, एथिनिसिटी, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी एंड एज, ये फंडामेंटल कैटेगरीज हैं जो कि दैट डिवाइड सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप, यानी कि सोशल डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है, जो कि सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन सोशियोलॉजी दिस स्ट्रक्चर इज रिफर टू एज सोशल डिवीजन, यानी कि इस चीज को जो स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है, यानी कि जो फंडामेंटल कैटेगरीज है उनको सोशल डिवीजन कहा जाता है, या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इज द रिजल्ट ऑफ दीज डिविजन, ये जो डिविजन है उनका रिजल्ट है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जो डिवाइड कर रखे हैं ग्रुप्स उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। सोशल चेंज या सोशल मोबिलिटी क्या है, मूवमेंट और इवोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कम्युनिकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की गई है, रिसीवर, सेंडर, फीडबैक, मैसेज, ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, जो भी सेंडर है वो मैसेज को सेंड कर रहा है तो वो रिसीवर को मतलब कन्वे प्रॉपर तरीके से हो गया या नहीं, तो किसके थ्रू पता चलेगा, फीडबैक के थ्रू, यानी कि अगर प्रॉपर फीडबैक आ रहा है कि हाँ भाई जो भी मैसेज था वो कन्वे हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए इसमें जो 29 क्वेश्चन था वो जो अभी आपका पेपर था उसमें विजिबल नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने मिस कर दिया है। अब ये कौन सा 30th क्वेश्चन है, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट 1992 पास इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एक्ट है 1992 में पास किया गया पार्लियामेंट में, वाज क्रिएटेड टू रेगुलेट मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ, यानी कि किसमें, संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है अधिनियम को किसके क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। एजुकेशन फॉर ऑर्फन्स, यानी कि अनाथों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स, एजुकेशन फॉर डेलिकेट्स, एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स। तो किससे रिलेटेड है ये, यानी कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, ठीक है, ताकि उनके लिए जो भी मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए उनको रेगुलेट करने से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द RCI एक्ट 1992 to regulate and standardize manpower development in the field of disability and special education, ठीक है, disability और special education से related है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द डैश, कौन कौन सी पोस्टुलेट्स की बात की गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी किस अधिनियम के मुख्य सिद्धांत हैं, किस एक्ट में इनकी बात की गई है, किस एक्ट के ये मुख्य सिद्धांत हैं। एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, राइट टू एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। तो देखिए इनकी बात किसमें की गई है, PWD एक्ट 1995 में जो PWD एक्ट आया था उसमें इनकी बात की गई है, उसमें उसके ये प्रिंसिपल्स हैं, उस एक्ट के तहत ये बात की गई है कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट और फुल पार्टिसिपेशन, यानी कि समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो एक्ट है PWD एक्ट 1995 इंश्योर करता है इक्वलिटी, डिग्निटी एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल लाइफ, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनकी इक्वलिटी, डिग्निटी और इंक्लूजन को इंश्योर करता है किसके फील्ड में, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल लाइफ के फील्ड। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा का पूरा एक्ट क्या है, इसमें कितनी तरह की डिसेबिलिटीज है, ठीक है। PWD एक्ट 1995 और RPWD एक्ट 2016, ठीक है। तो इनमें कितनी डिसेबिलिटीज है, उनमें क्या क्या कुछ कहा गया है, तो पूरा का पूरा डिटेल में मेरे चैनल पर अवेलेबल है। दोनों के दोनों एक्ट आप लोगों को सजेस्ट करूंगी देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डिस्टेंस मोड
time, speed and study methods allows distance learning mode students to choose। यानी कि जो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड समय, गति और अध्ययन के तरीके का चयन करने के लिए दूरस्थ शिक्षा मोड के छात्रों के लिए संभव बनाता है। क्या संभव बनाता है? यानी कि डिस्टेंस लर्निंग से जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे उनको क्या बेनिफिट होता है कि मतलब डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले जो स्टूडेंट्स है वो क्या चूज कर सकते हैं, उनको क्या रहता है? राइट टू एजुकेशन, फ्लेक्सिबल लर्निंग, टू वे कम्युनिकेशन, टेक्निकल मीडिएशन। तो देखिए अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन की भाई आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और आप फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर बैठकर ही अपनी नीड्स, अवेलेबिलिटी और लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं, वो होती है डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कि भाई आपकी नीड्स, अवेलेबिलिटी और लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग आप चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है डिस्टेंस एजुकेशन? क्या करती है? प्रोवाइड दिस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है लर्निंग में कि कहीं पर भी आप हैं तो आप अपनी नीड्स, अवेलेबिलिटी और लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कौन सी रणनीतियां लड़कियों को अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा में मदद करती हैं? विच स्ट्रेटजीज हेल्प इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स टू मेक देम मोर सोशली एंड इकोनॉमिकली एम्पावर्ड? तो कौन कौन सी करती हैं? प्रोवाइडिंग फूड, फी स्ट्रक्चर रिवीजन या फाइनेंशियल बेनिफिट्स, यानी कि आप उनको भोजन दे रहे हैं, उनकी फी संरचना में कुछ संशोधन कर रहे हैं कि उन लड़कियों की कम फीस है या वित्तीय लाभ प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा क्या है? प्रोवाइडिंग फैमिली एजुकेशन, को एजुकेशन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि पारिवारिक शिक्षा, सहज शिक्षा, वित्तीय और शारीरिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक सुविधाएं, महिला शिक्षकों की नियुक्ति, यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गर्ल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स, यानी कि महिला शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, माता पिता को शिक्षित करना, सेवाओं का समर्थन करना, शुल्क में कमी करना। तो देखिए बिल्कुल ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, हम भी समझ सकते हैं कि भाई उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज गर्ल्स को होनी चाहिए और फीमेल टीचर्स को, जहां पर गर्ल्स कॉलेजेस वगैरह है तो वहां पर फीमेल टीचर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ समझने वाली चीज इसमें थी नहीं। नेक्स्ट है अरेंज द करिकुलम डिजाइन प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स एज पर द लॉजिकल सीक्वेंस, यानी कि निम्नलिखित बिंदुओं से पाठ्यक्रम डिजाइन, करिकुलम डिजाइन प्रक्रिया को तार्किक क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि करिकुलम जब डिजाइन करते हैं तो उसके स्टेप्स पूछे गए हैं तो उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, लॉजिकल सीक्वेंस में। तो देखिए इसका डायरेक्टली मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर कंटेंट की प्लानिंग करते हैं, फिर मेथोडोलॉजी होती है, फिर असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ऑप्शंस में यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ। अब करिकुलम डिजाइन के जो लॉजिकल और सिस्टमेटिक सीक्वेंस होती है वो यही होती है जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दी है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट लर्नर्स शुड अचीव की ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, कंटेंट की प्लानिंग करेंगे, मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, फीडबैक, ठीक है। तो उसमें फीडबैक था नहीं तो आपके जितने भी दे रखे थे वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। और करिकुलम डिजाइन और उसके स्टेप्स, करिकुलम और सिलेबस का पूरा टॉपिक डिटेल में अवेलेबल है, अगर आप पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक, मूक का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आईसीटी का क्वेश्चन है। देखिए टॉपिक्स में आप लोगों को साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आईसीटी की 25, 30, 40 वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पर, जो कि एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि भाई बिल्कुल डिटेल में जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है उसको बिल्कुल डिटेल में कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होती है मूक की फुल फॉर्म क्या होगी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट, मैसिव ऑनलाइन ओपन कम्युनिकेशन, मैसिव ओपन ऑप्टिमल कम्युनिकेशन, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो क्या होगा? डी आपका ऑप्शन करेक्ट है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है। मूक क्या है? एक ऑनलाइन कोर्स डिजाइंड है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन के लिए और ओपनली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। इट अलाउज लर्नर्स टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, ऑफन फ्री और एट लो कॉस्ट, ठीक है। मतलब किसी भी टाइम किसी भी समय आप इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, हर टाइम ये अवेलेबल है, ठीक है। एक लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन और ओपन एक्सेस है, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इस पेपर के 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगले 35 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।